क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और यहाँ पर हम लायबिलिटीज साइड क्या लिखते हैं वो मैंने बता दिया, और एसेट साइड क्या लिखते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग यानी कि अरेंजमेंट कैसे होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोज इन द बैलेंस शीट should be shown in a particular order, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिखाए जाने चाहिए। तो उनको हम एक सर्टेन ग्रुप में अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। इसको हम ग्रुपिंग कहते हैं और मार्शलिंग कहते हैं। ग्रुपिंग का मतलब होता है सेम नेचर के आइटम्स को एक कॉमन हेडिंग के साथ दिखाना। ठीक है, जैसे मान लो अमाउंट ओड बाय वेरियस कस्टमर्स शोन अंडर द हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। जितना भी पैसा हमने कस्टमर से लिया होगा या है ना ओड किया होगा तो उसको हम सन्ड्री डेटर्स की हेडिंग में लिखते हैं। मार्शलिंग का मतलब ये बिल्कुल आ जाता है, मार्शलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, मार्शलिंग एक अरेंजमेंट होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। एसेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं या तो वो लिक्विडिटी के ऑर्डर में हो या फिर वो परमानेंस के ऑर्डर में। ठीक है, हम दोनों ऑर्डर में देख लेते हैं। लिक्विडिटी के इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। एसेट साइड यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट एसेट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्टेबिलिटी इन कैश। एसेट्स को हमने ऐसे अरेंज करना है कि उनकी उस ऑर्डर में अरेंज करना है कि जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं वो सब एक ही साथ। जैसे कैश इन हैंड पहले लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड एसेट है। तो ऐसे ही जो एसेट ज्यादा टाइम लगाते हैं कन्वर्ट होने में कैश में उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो सबसे जल्दी होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। लायबिलिटी साइड में लिखा है ऑल दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल एट द अर्लीस्ट विल बी रिटन फर्स्ट, सो करंट लायबिलिटीज आर रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लास्टली द कैपिटल। यहाँ पर बताया जितनी भी लायबिलिटीज उनमें से जो लायबिलिटीज हम सबसे पहले पे ऑफ करते हैं यानी कि रिटर्न ऑफ करते हैं उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं और सबसे लास्ट में कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चिल्ड्रन मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका जो मैं बता रही थी हेडिंग, हेड के अंदर हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये लिक्विडिटी के फॉर्म में यानी कि करंट लायबिलिटीज हमने सबसे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट फॉर्मेट तो वही रहेगा। लायबिलिटीज में हमने जैसे करंट लायबिलिटी सबसे पहले शो करी है, इन्होंने यहाँ पर करंट लायबिलिटी शो करी है। ठीक है ना, करंट लायबिलिटी शो करती, उसमें हमने दिखाया सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज में आ गए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ गए आपके लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, कैपिटल में आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस, उसमें हमने नेट प्रॉफिट ऐड किया और ड्रॉइंग्स लेस किया। जब आपसे बैलेंस शीट लिक्विडिटी के बेसिस पर बनाने के लिए बोली जाएगी तब आप ऐसे ही बनाएंगे। एसेट्स में रखेंगे करंट एसेट, सारे करंट एसेट लिख देंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स यानी कि फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट्स, गुड। तो ये तो था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिक्विडिटी के बेसिस पे। सबसे पहले जो पढ़ाया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बनानी तो वही बैलेंस शीट है, पर अगर लिक्विडिटी के बेसिस पर आ जाए तो ऐसे बनाएंगे,
अब हम परमानेंस के बेसिस पर देख लेते हैं। परमानेंस के बेसिस पर आप दिखाते हैं एसेट साइड में, इस मेथड में जो परमानेंटली बिजनेस में होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है, और जिनको हम सोल्ड नहीं करते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं परमानेंस में। जिनको हम सोल्ड नहीं किए करते और जिनको यूज करते हैं परमानेंटली, ठीक है। जैसे लिक्विड एसेट्स हो गए आपके, सच एज कैश इन हैंड, सबसे पहले लिखा, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट होता है, लिक्विड एसिड सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं और परमानेंट जो हम सोल्ड नहीं करते हैं उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। लायबिलिटी साइड में लिखा है, यहाँ पर वो सारी लायबिलिटी जो सबसे पहले पे की जाती है उनको हम लास्ट में लिखते हैं, और जो पे नहीं की जाती है उनको हम सबसे पहले लिखते हैं। ये परमानेंस है, परमानेंस के बेसिस पर। जैसे फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट भी आपको बनाना है। बैलेंस शीट एज एट, फॉर्मेट वही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में आपने सबसे पहले दिखा दिया कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट ऐड करके, ड्रॉइंग्स लेस करके, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, ठीक है। ऐसे ही हमने एसेट्स में दिखाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, पेटेंट्स, गुडविल। करंट एसेट्स में आपने दिखाया बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये आपके परमानेंस के बेसिस पर बैलेंस शीट है, ठीक है। और लिक्विडिटी के बेसिस पे जो थी वो मैंने अभी समझा दी। तो चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी थ्री ऑफ द बैलेंस शीट यू कैन आस्क। तीनों बैलेंस शीट में से कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए अभी। कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रेमंड साड़ी की बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, लिक्विडिटी के बेसिस पर बनानी है, तो हम लिक्विडिटी के बेसिस पर बनाएंगे। सारे जितने पहले पे ऑफ होंगे उनको पहले लिखेंगे, मतलब जो पहले कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में उनको पहले लिखेंगे। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लिया, क्रेडिटर्स लिख लिया, बीपी लिख लिया, कैश इशिता, बोलिए बोलिए इशिता, इशिता क्या पूछना है बेटा? ओके, ठीक है। लिक्विडिटी के बेसिस पर हमने बनाई जिसमें हमने जितने भी हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में सबसे जल्दी वो हमने पहले लिखे, और जो देर में होते हैं हमने उसको बाद में लिखा। लायबिलिटीज में हमने हर वो चीज लिखी, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बीपी। इसमें आपको छांटना है कि लायबिलिटीज में कहाँ क्या आएगा और एसेट्स में क्या आएगा, ठीक है। कैपिटल, उसमें आपने नेट प्रॉफिट को ऐड किया, ड्रॉइंग्स को लेस किया और टोटल कैपिटल दिखा दिया। ऐसे ही बैलेंस शीट में आपने एसेट साइड हर वो चीज लिखी, कैश इन हैंड, डेटर्स, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग। दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। अब परमानेंस के बेसिस पर हमने जस्ट ऑपोजिट कर लिया। कैपिटल नीचे दिखाया था तो हमने यहाँ सबसे पहले दिखाया, ठीक है। बीपी, बैंक ड्राफ्ट सब कुछ बाद में दिखाया। ऐसी एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी सब हमने बाद में लिखा था, सबसे पहले हमने वही लिखा क्योंकि ये परमानेंट के बेसिस पर है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है इसका, ठीक है। अमाउंट वही आएगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है। उसमें सबसे लास्ट में
तो इसमें सबसे पहले, उसमें सबसे पहले तो इसमें सबसे लास्ट। ये आपके लिक्विडिटी और परमानेंस के बेसिस पर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है चिल्ड्रन आपको, किसी को भी? अब आप बैलेंस शीट खुद से बना लेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। हमें बैलेंस शीट बनानी है आर लिमिटेड की 31 मार्च 2010 को। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, परमानेंस के बेसिस पर बनानी है, तो परमानेंस के बेसिस पर आप बना लेंगे। इसमें लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू परमानेंस, तो परमानेंस के बेसिस पर आप बना लेंगे। यस बोलिए इशिता। इशिता बोलो बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क? अनम्यूट तो करो खुद को। यस, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन है परमानेंस के बेसिस पर, ठीक है, नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर परमानेंट में हम वो चीजें पहले लिखेंगे जो कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, परमानेंट रहती है। जो कैश में कन्वर्ट होती है उनको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये दिल्ली 2011 का क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले लिखेंगे ऊपर आर लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपका डेट या ईयर दे रखा होगा या मंथ दे रखा होगा वो लिखेंगे। फिर फॉर्मेट बनाएंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में हम परमानेंट, जो उसमें हमने सबसे लास्ट में लिखा था वो सबसे पहले लिखेंगे। कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स। फिर करेंट लायबिलिटीज लिखेंगे, उसमें हम पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे फिर करेंट एसेट्स। ठीक है, चीजें छाट कर आपको बस अमाउंट लिखना है और दोनों साइड का आप टोटल कर लेंगे। इसमें आपको कोई डाउट चिल्ड्रन? कोई भी डाउट? परमानेंस और लिक्विडिटी के बेसिस पर आप बैलेंस शीट बना लेंगे इजीली, बहुत इजी है ये। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ असेट्स का क्लासिफिकेशन। नेचर के बेसिस पर नेचर के बेसिस पर एसेट्स दो तरीके से होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इशिता मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी क्योंकि ये आप नहीं है, आपके नाम से कोई बच्चा एंटर किया है जो डिस्टर्ब कर रहा है कंटिन्यूअसली। डोंट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं आपके, ये वो एसेट्स हैं which are held for use in the business and are not meant for resale। यानी कि वो बिजनेस में वो खरीदे ही इसलिए जाते हैं ताकि वो बिजनेस में इस्तेमाल हो लंबे समय के लिए, जिनको हम रीसेल ना करने के पर्पज से ही खरीदते हैं। ठीक है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। उनको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नीचे लिख लेते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल में। टेंजिबल एसेट्स आपकी फिजिकल, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो टेंजिबल होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती वो इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, जो एसेट्स, ये एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में ये हो सकते हैं। टेंजिबल जो होते हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वो करंट भी हो सकते हैं। इनटेंजिबल होते हैं जो केवल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होते, अमोर्टाइज होते हैं। ये एसेट्स
खत्म हो सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इनको हम हमें लॉस हो सकता है फायर के थ्रू टेंजिबल एसेट्स का, लेकिन इनटेंजिबल एसेट के साथ ऐसा कोई भी चीज नहीं है। लेंडर्स एक्सेप्ट करते हैं इन एसेट्स को एज सिक्योरिटी फॉर प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए लेंडर्स इन एसेट्स को का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स लेंडर्स इन एसेट्स को नहीं यूज करते एज सिक्योरिटी या फिर लोन प्रोवाइड करने के लिए। एग्जांपल्स हैं जैसे टेंजिबल एसेट्स के लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स हैं आपके गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो ये तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, दो तरीके के, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने पर होते हैं, यानी कि वो खर्चे जो किसी सिक्योरिटी को खरीदने पर होते हैं, जैसे वो आपका शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, ठीक है, ताकि हम इनकम अर्न करें आगे जाके डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में या अदर बेनिफिट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम सेपरेटली दिखाते हैं बैलेंस शीट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के, जिनको हम कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिजनेस खरीदता है इसलिए कि उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि गुड्स को बेच दिया, ठीक है, स्टॉक को कम कर दिया, कैश को बढ़ा लिया, ठीक है, इसलिए गुड्स को हमने कैश में कन्वर्ट करा दिया। करंट एसेट्स हम रियलाइज कर लेते हैं 1 साल के अंदर या ड्यूरिंग ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, करंट एसेट्स, एग्जांपल्स करंट एसेट्स के हैं कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बीआर, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इशिता मैं आपकी शक्ल देखूंगी तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी, बिना शक्ल देखे हुए मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगी। ठीक है, इसलिए डोंट रेज योर हैंड्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जो जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ना ही कोई फिजिकल फॉर्म होती है। ठीक है, पर इनको एसेट्स बोला जाता है, ठीक है, लीगल ग्राउंड्स के बेसिस पर, यानी कि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती, रियल वैल्यू भी नहीं होती, लेकिन इनको एसेट्स कहा जाता है। मयंक, बेटा आप में से किसी को भी कोई भी डाउट पूछना है, मैं आपकी शक्ल देखूंगी तब मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार ये रीड कर लेना डिफरेंशिएट। ठीक है, लायबिलिटीज को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है हम वो देख लेते हैं। नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के अंदर पे की जाती है, जैसे वो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, ठीक है, और जो भी फंड्स इनके थ्रू आते हैं उनको हम एसेट्स एक्वायर करने में, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में लगा देते हैं। करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, वो लायबिलिटीज होती है जो अरे सॉरी, नॉन करंट होती है जो नहीं पे की जाती है, और करंट होती है जो पे की जाती है। ठीक है, यानी कि 1 साल के अंदर जो लायबिलिटीज पे की जाती है उनको हम करंट बोलते हैं, और जो 1 साल के अंदर पे नहीं की जाती उनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आपके बीपी हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो तभी पेबल होंगी जब, मतलब आप बोल सकते हो ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ये तभी पे की जाएंगी जब कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होगी। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, ये तो अनसर्टेनिटी में होती है, ठीक है, कि हमें पेबल करना है या नहीं करना अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट की, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसकी भी अनसर्टेनिटी होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बल्कि ये आर बैलेंस शीट में शो नहीं करते, आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, हाउएवर दे आर डिस्क्लोज्ड बाय द वे ऑफ फुटनोट जस्ट बिलो द। कैसे डिस्क्लोज किए जाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, यानी कि डिस्काउंट तो कर दिया गया बैंक के थ्रू लेकिन मैच्योर्ड नहीं हुआ, यानी कि बिल बैंक के थ्रू डिस्काउंट हो गया, डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पर फर्म, तब फर्म लायबल हुई कि उसको बैंक को देना है। गारंटी गिवन बाय द फर्म, यानी कि फर्म हैज गिवन द गारंटी फॉर अनदर पर्सन, किसी और पर्सन की फर्म ने गारंटी दी, देन द फर्म वुड लायबल टू पे द अमाउंट, तभी फर्म उस अमाउंट को पे कर पाएगी अगर वो पर्सन फेल हो जाता है अपना पैसा देने में है तो। तीसरा है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, यानी कि क्लेम अगर फाइल किया गया है किसी और इंसान के थ्रू, फर्म मतलब फर्म के अगेंस्ट किसी और इंसान ने क्लेम किया है, तो फर्म लायबल है पे करने के लिए। अगर वो सूट डिसाइड करता है फर्म के अगेंस्ट कि हाँ फर्म को पे करना है, तो फर्म को पे करना पड़ेगा क्लेम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है ये भी आप रीड करेंगे। ये इसलिए मैंने किए हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, आप ये दोनों ही बनाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे हम फिक्स्ड एसेट्स को निकाले, करेंट एसेट्स को निकाले, करेंट लायबिलिटीज को, ये सब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा हुआ है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कैलकुलेट करके करेंगे ये कॉपी में। तो मेरा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब अगर बच्चों आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यस यस इशिता, यू आर आस्किंग समथिंग बेटा, नॉड योर हेड। आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? अंशिका, यस अंशिका, यस मैम। व्हाट यू वर मैम आस्किंग? मुझे ये पूछना था कि जो होमवर्क है वो किससे लें, हम कौन से स्टूडेंट से लें? बेटा मैंने तो उस पर डालती हूँ, मैं ग्रुप पर ही होमवर्क डालती हूँ। होमवर्क की पूछी थी मैम मैं। हाँ हाँ बेटा, मैं ग्रुप पर ही होमवर्क डालती हूँ, पीडीएफ भी डालती हूँ, होमवर्क भी ग्रुप पर डालती हूँ। मैम पहले का होमवर्क, जो हम न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले का होमवर्क। बेटा पहले का होमवर्क ग्रुप में आप ऐड हो ना, तो ग्रुप में यस बहुत मैम। सारे बच्चे हैं, आप किसी भी गर्ल से पूछ सकते हो, किसी भी ओके गर्ल मैम। से वो आपको बताएंगी, ठीक है। ओके मैम। और एडमिन से मैम मुझे बुक के बारे में पूछना है, बुक कौन सी है अकाउंट्स बेटा की? टीके गोयल, कौन सी मैम? टीके गोयल। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके। इशिता, यस इशिता बोलिए। मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बार बार बैक टू मीटिंग हो रहा था। थोड़ा तेज बोलो बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू इशिता। मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरी मीटिंग में बैक टू मीटिंग होता रहा, और जब मैंने हैंड रेज किया तो मेरी तरफ से शो कुछ भी नहीं हो रहा था। बेटा मैं आपको बता तो रही हूँ, आपके नाम से 2 बच्चों ने एंट्री की है। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आप कौन सी इशिता है, इसलिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती थी वो आप नहीं है मीटिंग में। मैम मेरी तरफ से मेरा हैंड रेज शो नहीं हो रहा था, बार बार बैक टू
तुम्हारी तरफ से हैंड रेज शो नहीं हो रहा था और यहाँ पर हैंड रेज आ रहे थे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, बट जब तक अब मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी आप लोग के डाउट्स नहीं बताऊंगी। मैम तो मेरी ड्यूरिंग वीडियो जब पूरी आती हूँ टाइम तब आप रही है। हैंड रेज कर दो, लेकिन मैं आपके डाउट तभी बताऊंगी जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपकी शक्ल देखकर। मैम मेरी वीडियो पूरे टाइम ऑन रही है, मेरी वीडियो ऑन थी। बेटा मैं जानती हूँ आपकी वीडियो ऑन थी, मैंने देख लिया है किन किन बच्चों की वीडियो ऑन थी, तभी मैंने आपको अभी बताया, लेकिन उस टाइम मैं आपकी फेस नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने आपको अभी पूछा कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, अभी भी आपने हैंड रेज कर रखा है। चलिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बच्चों आज का मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। बैलेंस शीट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे और बीएस का चैप्टर 6 रिवाइज करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन चिल्ड्रन? चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।